कल की क्लास में हम लोग पढ़ डाले थे जैव विविधता की परिभाषा किसने दिया था, क्लासिफिकेशन किसने किया था जैव विविधता का, किसने कहा था कि जैव विविधता संरक्षण के लिए संगठनों को बनना चाहिए। उनकी स्तर पर 1992 में रियो दे जनेरियो में रियो का प्रथम सेशन जो हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, है ना, वो हुआ था। और सभी देश मिलकर के जैव विविधता संरक्षण की मुहिम पर कार्य करना प्रारंभ किए, है ना। प्रकृति के बारे में सोचने में व्यक्ति को बहुत समय लगा, मानव को। ये सब बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब ही जागो तभी सवेरा। कभी भी कोई चीज के लिए देर नहीं होती है ना। तो जागा तो कम से कम, यही बहुत बड़ा बात है। नहीं तो अपना प्लेनेट बहुत सारे जीव जंतु बर्बाद कर लेते हैं। जीव जंतु नहीं करते हैं, मानव ही करता है। ये जहाँ प्लेनेट पर जाता है वहां बर्बादी कर देता है, फिर दूसरा प्लेनेट ढूंढता है, वहां पर हैबिटेबल बनाता है ना। तो ये सब जो है मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके कथनों को एक्सप्लेन करिए, है ना। मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बनते हैं, उनका स्टर्म्स क्या दिया है वो तो दे देंगे और कहेंगे उसको एक्सप्लेन करिए। तो कल हम लोग जैव विविधता पर चर्चा कर चुके हैं और कितने प्रकार के होती हैं ये देख चुके हैं, उनमें अंतर देख चुके हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को उठाएं, है ना, जैविक संगठन के सभी स्तरों पर जीवन की विविधता, केवल इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कह दें तो क्या तनु जी आप कर पाएंगी? जैविक संगठन के सभी स्तरों पर जीवन की विविधता। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन चाहो तो एक्सप्लेन कर सकती है। अभी मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, अब सोच करके बोलने की कोशिश करो, फिर मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा। हम्म। सर जैविक संगठन में हम्म। इनके स्तर पर जीवन की विविधता बतानी है। इसका मतलब क्या तो हुआ? इनमें जैसे हाँ। जैसे कि पेड़ों में विविधता है, हाँ। मनुष्य एक तरह के नहीं है, हाँ। अलग अलग हो सकते हैं, जंतु, हम्म। यही सब आएगा सर इसमें। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही जा रही हो, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करो। दो चीजों को करेक्ट कर दो बस। एक तो जैविक संगठन, है ना। हम्म। दूसरा है सभी स्तरों पर। तो ये क्या है? जीवन की। हाँ, सभी स्तर क्या है ना। सभी स्तर या जैविक संगठन में से कोई एक भी बात समझ में आ गई तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग समझ जाएंगे। बात जो बताई थी बात वही है जो भी कही थी ना, जैसे पेड़ पौधे हो गए तो उसमें बहुत सारी विविधता है ना, फिर मानव हो गया तो उसमें बहुत सारी विविधता, बिल्कुल सही बता रही है। यहाँ पर बस एक लाइन मैं सुनना चाहता हूँ, वही बता दो, तुम कहेंगे आप तुम मेंस के क्वेश्चन लिखने लायक भी तैयार हो गई हो। कहीं बाहर हैं आप, रहने दीजिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, पोषक स्तर, है ना। पोषक स्तर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। जैविक संगठन वहां पर प्रत्येक पोषक स्तर पर है ना। जैसे अगर हम बात करें पादपों की, तो वहां पर बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, विविधता, और ये होनी चाहिए, है ना। एक ही तरह का पौधा होगा तो कुछ ही तरह की प्रजातियां वहां पर सरवाइव कर पाएंगी, है ना। इसी तरह से उनको खाने वाला जो सेकंड लेवल पर आ जाइए, है ना, उपभोक्ता है जो प्राथमिक वाला शाकाहारी, वो भी बहुत तरह के होते हैं। और इसी तरह से बहुत तरह के मांसाहारी भी होते हैं। तो प्रत्येक स्तर पर विविधता चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही तरह की विविधता, पेड़ पौधे बहुत तरह के हैं लेकिन उनको खाने वाले बहुत तरह के नहीं है, है ना। और इस तरह से मान लो पेड़ पौधे बहुत तरह के हैं और उनको खाने वाले बहुत तरह के हैं, लेकिन उनको खाने वाले बस एक ही तरह के हों, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रत्येक पोषक स्तर पर जो प्रजातियां हैं उनमें विविधता देखी जानी चाहिए। तो गैस्टन और स्पाइसर का जो ये स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है। अभी तो सरल लग रही होगी, लेकिन जब ये मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया है तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर भी बात लिखनी पड़ेगी। ऐसा होने से क्या फायदा होगा? एक तो एक स्ट्रांग फूड वेब देखने को मिलेगी, एक सशक्त एवं जटिल जो खाद्य जाल है देखने को मिलेगा,
और ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेच्योर इकोसिस्टम में, एक प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य जाल होती है बड़ी सशक्त होती है। प्रत्येक जीवधारी के पास प्रत्येक पोषक स्तर पे मल्टीपल ऑप्शंस तो होने चाहिए खाने पीने के लिए। क्लियर हो गई बात ये? आगे चलते हैं हम लोग। फिर हमने देखा था जैव विविधता के स्तर, उसमें हमने 3 तरह की जैव विविधता पर बात किया था, जिसमें एक आ जाती है अनुवांशिक वाली, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक जैसे गाय ही उठा ले मान लो, है ना, तो गाय की कितनी नस्लें आप इन्हें बताया था, कोई तरह तरह की। एक तो साहीवाल, है ना, जमुना पारी, है ना, जर्सी, फ्रिजियन, इस तरह की। आम की भी इसी तरह से तरह तरह की, अल्फांसो, रत्ना, है ना, मलिहाबादी सुने होगे, बहुत तरह के वैरायटीज आम के। तोता पारी एक आम होता है, हम्म, सफेदा, है ना, एक होता है केसरिया। कौन सा वाला अच्छा लगता है तुमको? तो ये आप लोगों को कौन सा पसंद है? मैंगो काम खाते हैं कि नहीं, बिना आम खाए? सर एक बात बताइए, जो गुलाब होता है हम्म। इसमें भी कई वैरायटी आएंगी, जैसे कि सफेद गुलाब, लाल, ऑरेंज, हाँ पिंक। वो है, वो तो ये अनुवांशिक। जीन में आएगा कि अनुवांशिक में आएगा? नहीं आएगा। वो देखिए, प्रजातीय में आएगा? जैसे मान लो एक गुलाब है कोई एक नस्ल का, उसके बस रंग बदल रहे हैं, तो नहीं, है ना, मतलब एकदम एक ही तरह का गुलाब है। जैसे मान लो साहीवाल गाय है, तो साहीवाल गाय कोई जरूरी है कि वो सफेद ही हो, है ना। साहीवाल गाय काली भी होती है, साहीवाल गाय चितकबरी होती है, साहीवाल गाय सफेद होती है एकदम, कुछ हल्का ब्राउन कलर की भी होती है, कुछ होती है जिसमें चिट्टी 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 पड़ा रहता है। तो लेकिन है तो साहीवाल। ऐसे ही गुलाब का अगर सेम वैरायटी है ना, और रंग अलग अलग हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, अनुवांशिक विविधता के अंतर्गत नहीं आएगा। जेनेटिकल स्ट्रक्चर उसका अलग होना चाहिए, एक तो बड़ा गुलाब तो छोटा गुलाब, एक गुलाब पूरा खिलता है, एक गुलाब इतना छोटा सा होकर के ही बस उतने पर रह जाता है। अब आई है तो गुलाब, लेकिन अब उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिले, डाउट बहुत बढ़िया था। वेरी नाइस। ठीक, आगे देखते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। दूसरी वाली जो विविधता देखे थे प्रजातीय, है ना, ये क्या बताया था मैंने? आप ही एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, पीछे वाली क्लास, क्योंकि पार्ट 2 है आज, पार्ट 1 का थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। सविता जी आप बता दो, अच्छा कोई बता दे। विभिन्न तरह के पेड़ पौधे सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे का होना, है ना। और इसमें क्या था पारिस्थितिकी में? अच्छा केवल पेड़ पौधे? नहीं सर, जीव वही, जंतु भी आएंगे। बिल्कुल। अगला, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? पारिस्थितिकी मतलब जो सदाबहार वनों में क्वालिटी है वो वहीं पे पाई जाएगी, रेगिस्तान में जो पाया जाता है वो रेगिस्तान में मिलेगा, समुद्र में जो है वो समुद्र में मिलेगा, तालाब में तालाब में तो मिल सकता है, बट हाँ तालाब वाला भी वही बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया से बताया है आपने, वेरी गुड। चलिए, देखो आप लोग मेरी फसल हैं, तैयार हो रही है मेरी फसल, है ना। फार्म भर देना, नहीं तो सेंटर नहीं मिलेगा जहां चाहोगे।
हाँ, इनको 3 स्तर पर हमने विभाजित किया था, उसको हमने कल वाली क्लास में सब एक्सप्लेन भी किया था, ये तीनों पढ़ डाला था। फिर उसके बाद हमने इस पर बात किया था, जैव विविधता प्रवणता, बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ढाल, है ना। तो क्या सब जगह जैव विविधता एक बराबर होती है? नहीं होती है। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, है ना, तो अपने आप जैव विविधता घटने लगती है, तो इसको भी हम्म। कहेंगे बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट। ढाल किधर को है, ऊपर किधर को है, 0 डिग्री ऊपर मानी जाएगी, है ना, बायोडायवर्सिटी के ग्रेडियंट में, और ये जो 90 डिग्री है ध्रुव, उसे एकदम नीचे कर्व पर दिखाया जाएगा, है ना। बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है, ऐसी ही है ना। मान लो कि एक हो गया जैव विविधता का स्तर, है ना। इधर कर लो अक्षांश मान, कोई जरूरी नहीं है कि इसे आप अक्षांश मान के तौर पर ही दिखाइए, है ना। तो यहां पर ऊंचाई भी ले सकते हो, जिसका भी ग्रेडियंट दिखाना हो, है ना, यहां पर आप उठा सकते हो। हम्म। तो अब जैव विविधता सबसे हाई कहाँ होगी, है ना, यहां पर लिख लेंगे 0 डिग्री, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ कर लो 45 डिग्री, यहाँ कर लो 90 डिग्री। तो जो जैव विविधता का ग्राफ होगा, कर्व, वो कैसे आता जाएगा, है ना, ऐसे स्थानीय फैक्टर के कारण ऊंचा नीचा भी होता है ना, ऐसे। लेकिन एकदम 0 तो कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसे आ जाएगा ये बायोडायवर्सिटी ग्राफ अक्षांश मान के आधार पर। ठीक है, इसी तरह से ऊंचाई को लेंगे, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा और घटेगा, ये ग्राफ भी ऊंचाई के लिए क्या होगा, जैसे जैव विविधता का स्तर यही रखें, और यहाँ पर अक्षांश मान की जगह इसको ऐसे कर लें। ये हो गया हमारा अक्षांश मान वाला ग्राफ। लेकिन अभी इसी तरह से हम एक और ग्राफ उठा लें, इसी में बना लेते हैं, है ना। एक ग्राफ और बना लें, ऊंचाई को कर लेते हैं, यहां पर हम कर लें ऊंचाई। ऊंचाई के लिए एक अलग ग्राफ बना लेते हैं, चलो इसी में, है ना। तो अगर हम इसको कर लें ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए बायोडायवर्सिटी यहां पर क्या कि ये सी लेवल, इसको कर लो 0, मतलब सी लेवल हो गया। यहां पर कर लो अपना हिमालय के 8 किलोमीटर, सबसे ऊंची जगह पृथ्वी पर, सबसे ऊंची जगह 8,852, 8 किलोमीटर कर ले इसकी ऊंचाई। तो अगर हम बायोडायवर्सिटी को देखेंगे तो कैसा रहेगा ग्राफ, कैसा रहेगा, सेम ऐसा ही रहने वाला है कि नहीं, सी लेवल पर। और जैसे जैसे सी लेवल से ऊंचे जा रहे हैं, है ना, बायोडायवर्सिटी रिड्यूस होती जा रही है, एक तरह के जीव फिर मिलने शुरू हो जाएंगे। ऊंचाई का भी यही हाल देखने को मिलेगा। आप तो कोई का भी आप सेट करोगे, आपको ये कर्व, बायोडायवर्सिटी कर्व देखने को मिलेगा ही, है ना। तो ये जो ढाल देखने को पा रहे हो यहाँ बायोडायवर्सिटी में, ज्यादा जैव विविधता से कम जैव विविधता की तरफ जब चलते हैं, तो ये कर्व वहां पर बनता है। मेंस में आपको ये कर्व बना करके लिखना होगा, तब आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ढाल प्रवणता, देखिए वही बातें लिखी हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में जाने पर जीवों की संख्या और जैव विविधता में कमी आती जाती है, कमी, है ना। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ ही विविधता में कमी होती जाती है, जो हम लोग फिगर बनाए थे उसमें देखा गया है। ठीक है, टुंड्रा व टैगा जलवायु क्षेत्रों में विषुवतीय व उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों की तुलना में कम विविधता होता है ना। तो ये बात तो पहली वाली में ही
संतुष्ट करती है, उसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है ना। जानवरों की संख्या में कमी आती जा रही है। इसी तरह से देखिए, मैदान पर भी कर्व देखने को मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उसी में बना लेते हैं, उसी में का और खींच लीजिए आप ना, ऐसे बना लो, मैदान कर लो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल। एक को कर लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इधर, है ना, ट्रॉपिकल, और इधर कर लो आप डेजर्ट, मरुस्थल, तो भी यही सेम ग्राफ देखने को मिलेगा, है ना, सेम ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर आप सबको एक, चाहे अक्षांश मान, चाहे ऊंचाई, है ना, जो कुछ भी लिखना हो लिख लो, ग्राफ वही मिलेगा आपको, ढाल देखने को मिलेगी। हाँ, सब में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, है ना, सब में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर हम वहां के स्थानीय फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, तब आपको एक ही तरह की लगभग लगभग सिमिलर ढाल देखने को मिलेगी, है ना। अब आते हैं हम लोग आज के चैप्टर पर, पार्ट 2 पर, बायोडायवर्सिटी के जैव विविधता मापन के घटक। इसमें क्या है कि मेजरमेंट, किसी जगह की जैव विविधता का आकलन की कितना है, ये करना जरूरी है। तभी तो हम जान पाएंगे कि आज के 10 साल पहले यहां पर इतना प्रजाति था और अब इतना ही बचा है, या फिर ज्यादा हो गया है, अच्छा हो रहा है। तो उसके लिए कोई स्केल रखनी होगी, कोई एक समय, दिए गए समय के आधार पर हमें दिए गए क्षेत्र में जैव विविधता का मापन करना होगा, है ना। यानी इसमें दो चीजें थे, एक दिए गए समयांतराल में किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या का आकलन, यही है मापन, करना है हमें ये, है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, क्यों मापें, क्यों, जो है सो है, क्या जरूरत है। सर जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं पता लगेगा तो ये कैसे पता लगेगा क्या खत्म हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। खत्म हो जाए, इसलिए खत्म हो जाए, फिर क्या दिक्कत है, कुछ होगा, हाँ सर। क्या होगा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। हाँ। क्योंकि एक प्रजाति पर दूसरी प्रजाति निर्भर करती है, तो कोई एक भी प्रजाति खत्म हुई तो दूसरी प्रजाति धीरे धीरे अपने आप उसकी पॉपुलेशन खत्म होने की ओर अग्रसर हो जाएगी। और फिर उस पर जो निर्भर है, प्रत्येक स्तर पर, देखो अभी ऊपर बताया था, प्रत्येक स्तर पर, नीचे के किसी एक स्तर पर अगर गड़बड़ी हुई तो ऊपर तक के सारे स्तर लड़खड़ा जाएंगे। जो बायोडायवर्सिटी का पिरामिड हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, है ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना, जैव विविधता का पिरामिड जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नीचे बेस पर प्लांट हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन में कोई भी थोड़ा सा अंतर आया, है ना, कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही अंतर आवे, उसके जस्ट ऊपर में भी कोई अंतर आया तो उसके ऊपर के सारे लड़खड़ा जाएंगे अपने आप। भाई जमीन है, अगर एक बिल्डिंग, फिर उसके ऊपर एक दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला, एक, अब नीचे का तल्ला अगर हिल जाए, ग्राउंड जो है ना, तो क्या होगा, ऊपर तक हिलेगा भाई, है ना। तो बस वही चीज यहां पर हो जाती, आकलन करके रखेंगे तो हम उनको, हमारा निगाह जाएगा कि आज के जो है 10 साल पहले, आज के 5 साल पहले यहाँ पर, या 20 साल पहले, या 50 साल पहले दिए गए समय में
है ना। तो हर साल तुम आकलन करते हुए सेव करते चलो, तभी तो आज के 50 साल बाद जो कोई आकलन करेगा तो पाएगा डाटा कि अच्छा, हमारे दादाजी ने आकलन किया था कि यहाँ पर 4,000 शेर थे, बाघ थे। और आज कितना बचा है बाघ? देखेंगे भैया 2070 में तो दादाजी जब आकलन किए थे तब इतना था। हाँ, और जो है नाती जी जब आकलन कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि बस 500 बाघ बचा है ना। तो अब ये टेंशन ले रहा है कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो क्या बाघों का नाम केवल कार्टून में देखे, है ना। ये तो बड़ा रिस्क हो जाएगा। असली में तो वो बाघ देख भी नहीं पाएगा। आज चलो हम लोग किस्मती हैं कि चिड़ियाघर में देख भी पा रहे हैं, है ना। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जल्दी देखने को नहीं मिलता है ना। राष्ट्रीय उद्यान में बहुत कम, रेयर है। 2-3 दिन रुके रहो, घूमो बहुत, और या तो अंदर जाओ, वहां रिस्क है ना, जान का। तो वहां पर नहीं देखने के पाते। तो चिड़ियाघर में सेफ माहौल में आसानी से आप बाघ को देख पा रहे हो, कम से कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में पता चला 50 साल बाद सब गायब हो गया, है ना। और बाघ गायब हो जाए तो क्या यही एक नुकसान है कि अगर हम बाघ देखने को नहीं पाएंगे तो नहीं पाएंगे? बहुत सारे डोडो पक्षी था देखने को नहीं पा रहे हैं, क्या मरे जा रहे हैं? नहीं मरे जा रहे हैं। पुरानी प्रजाति जाएगी तो नई प्रजाति आएगी, है ना। बाघ अपने देश की क्या है, ध्वजीय प्रजाति है, फ्लैगशिप स्पीसीज है, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। यहाँ की इंडेमिक है, नेटिव है। और दूसरी चीज, चलो साख है ना, चलो इसको हटा दें, साख ना, बहुत दूसरी जानवर को साख बना लेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे भाई, है ना। ठीक है, नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय पशु उसको, गाय को कह देंगे कि आज से राष्ट्रीय पशु हुए हैं। क्या कर ही लेगा हमारा शेर या बाघ, है ना। बाघ की स्टोन स्पीसीज में है कि स्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनके ना होने पर पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। ये आधार प्रजातियां हैं, आधार प्रजातियां मौलिक फंडामेंटल बेस क्रिएट कर रही हैं ये, है ना। और अगर ये थोड़ा सा भी, क्योंकि एक ही स्टोन है, आधार है, तो इनमें थोड़ा सा भी अगर अ, परिवर्तन हुआ तो पूरा ऊपर तक का महापरिवर्तन हो जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि जैसे कीस्टोन प्रजातियों में कौन सी होती हैं, मधुमक्खी, उताप पर रख दो, क्योंकि ये छोटे पौधे, बड़े पौधे, बहुत बड़े पेड़ सबको पॉलिनेट करती है। बड़े पेड़ों पर छत्ता लगाती, छोटी जगहों पर फूलों को रस चूसती है, रास्ते भर में बड़े पेड़ों को छींटते हुए जाती है, लौटते समय छोटे फूलों को छींटते हुए जाती है। तो मधुमक्खी भाई समझ लो कि ये महर्षि दधीच है, जो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देती है। इतना सा पॉलिनेशन करती है और रस चूस चूस करके उसमें भरती है, शहद बनाती है और उसे खा भी नहीं पाती है ना। ये चोर मानव, है ना, जा करके वो उसका छत्ता बिगाड़ देता है, उसके जीवन भर की मेहनत को तबाह कर देता है, उसका घर लूट लेता है। तो अगले जन्म में फिर तो उसको मधुमक्खी बनाया जाता है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, प्रकृति का इंसाफ बहुत सटीक है ना, बहुत सटीक इंसाफ करती है नेचर। उन्हीं को मधुमक्खी बनाया जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम चलता रहेगा अनवरत, है ना। यही प्रकृति का न्याय है, सिस्टम तो चलते रहना चाहिए। वही आपसे अपराध करवाती है, वही आपको भुगवाती है ना। हम्म। तो अब यहां पर देखने को मिलता है ना, कि एक हो गई मधुमक्खी। आइंस्टाइन ने कहा था मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो 4 साल में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। 4 साल में महज फूड क्राइसिस आ जाएगी, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। तितली, भंवरा, चिड़िया, जो टॉप पॉलिनेटर होते हैं, शीर्ष परागणकारी,
और शीर्ष भक्षक। शीर्ष परागणकारी और शीर्ष भक्षक जो होते हैं, शीर्ष भक्षक का क्या रोल, वो तो टॉप पर है, एकदम ऊपर वाला भी कम नहीं होना चाहिए, ये भी देख लो, है ना। जैसे शेर, बाघ, इनकी प्रजातियों को भी बचा के रखना है, एकदम टॉप वालों का भी। यहां पर दोनों तरफ का है मामला। यहां पर एकदम ऊपर की मंजिल भी हिलेगी तो जमीन भी हिलेगी, ठीक है। केवल नीचे हिलने से ऊपर तो हिल ही रहा था तो ठीक है, लेकिन ऊपर का एकदम हिलेगा तो पूरा नीचे तक हिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पारिस्थितिकीय साम्यता गड़बड़ हो जाती है ना। पारिस्थितिकीय साम्यता कैसे गड़बड़ होती है ये देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग उदाहरण उठाएंगे, इको होमियोस्टेसिस, इकोलॉजिकल होमियोस्टेसिस। ये चैप्टर पढ़े हैं ना, होमियोस्टेसिस, पारिस्थितिकीय साम्यता, पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? जल्दी बताइए। एक पारिस्थितिक तंत्र अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है, उसमें हम लोग कैसे तापमान उपमान वाला पढ़े थे ना एक। हमको तो याद आ रहा है, कन्फर्मिंग वनफर्मिंग कुछ पढ़े तो थे, समरूपण और ये सब चीजें। कहाँ गया मेरा पेंटिंग? एक तो बड़ा मेहनत पड़ता है पेंटिंग करने में। हाँ भैया, आ जाएगा जल्दी से। हम्म। हम्म। गड़बड़ पेन चुन लिया क्या? मेरी पुरानी पेन कहाँ गई? हाँ। नहीं। ये क्या है? अच्छा, यहाँ से। नहीं, अभी भी नहीं बनी मेरी पेन। कौन सी थी मेरी पेन? ये थी क्या? नहीं। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं?
किस मुद्दे पर चर्चा हो रहा था, क्या बनाने जा रहा था, भूल गए, देखो ये सब होता है। याद दिलाइए क्या बना रहा था। पारिस्थितिकीय साम्यता। हाँ, पारिस्थितिकी। अब बना लो एक तो तालाब, और इस तालाब में फाइटोप्लैंक्टन्स बना लो, बहुत सारे पादप प्लवक बना लेते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लवक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी मात्रा अगर इनको खाने वाले ना हो तो ये अंत में शैवाल प्रस्फुटन में बदल जाएगा, और ये पूरा पूरा यहाँ पर जीवन ही नष्ट कर दे, क्योंकि पूरा लेयर बना देगा ये ऊपर फेना टाइप का, और कोई सूर्य की रोशनी नीचे नहीं जा पाएगी, नीचे के जीव जंतु मर जाएंगे, है ना। तो ये सब दिक्कत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन की समस्या के कारण। तो कोई जीव होना चाहिए जो इसको खावे, है ना। तो फाइटो प्लैंक्टन को कौन खाता है बताइए, कौन खा लेता है इनको, जंतु प्लवक खाने के लिए आ जाते हैं, छोटे छोटे जंतु प्लवक, जंतु प्लवक आ जाएंगे, वो इनको खाएंगे। अब जंतु प्लवक को मिल गया खाना, तो जंतु प्लवक बढ़ते चले जाएंगे, पादप प्लवक घटते चले जाएंगे, अब क्योंकि इकट्ठे आ गए हैं ढेर सारे, पैदा होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पादप प्लवक कम होने लगेगा। अगर पादप प्लवक पूरा कम हो जाए तो फिर जंतु प्लवक खाएगा क्या, तो वो भी मरता चला जाएगा, उसकी भी अंत में फिर दुर्गति ही होगी। अगर पूरा खाना खा गया तो फूड क्राइसिस से मर जाएगा। तो नेचर जानती है कि ये पैदावार अपने हिसाब से बढ़ाता तो चला जा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इसकी पूरी सल्तनत समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे तो इसे बचाना है, तो मुझे इसे खाना है ना। तो अब यहाँ पर भेजेगी छोटी मछलियां, ये तो भगवान को भैया सबको देखना होता है ना, वही बात। तो यहाँ आएंगी छोटी मछलियां, और ये छोटी मछलियां इनको खाना शुरू करेंगी, और इस तरह से इनकी पॉपुलेशन को कम करने लगेंगी। अब छोटी मछलियों की पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब छोटी मछलियों की पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी, छोटी मछलियां ढेर सारी हो जाएंगी, जंतु प्लवक कम होने लगेंगे, और इधर जंतु प्लवक कम होने लगेंगे तो इसको बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब ये फिर से बढ़ने लगेगा, ये घटने लगेगा, और ये बढ़ने लगेगा। अब क्या है, इससे पहले कि पूरा का पूरा जंतु प्लवक खत्म हो जाए और फिर से शैवाल प्रस्फुटन हो जाए, ये पूरा घेर ले और फिर ये वाली मछली भी समाप्त कर दे, है ना। तो इससे पहले क्या होगा, यहाँ बड़ी मछलियां आ जाएंगी जिनका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, जो एक बार में कम शिशुओं को जन्म देती हैं, जिनकी पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ती, है ना। तो ये आ जाएगा शार्क व्हेल, और ये क्या करेंगी, एक बार में बहुत सारे को लपेट करके बराबर कर देंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, टॉप प्रेडेटर व्हेल एवं शार्क, ये टॉप प्रेडेटर्स हैं, शीर्ष भक्षक। तो तीर्थ भक्षक भी क्या होते हैं, की स्टोन, की स्टोन स्पेसीज होते हैं। पूछा जाए कि कौन सी प्रजातियां हैं, तो इसलिए जो ऊपर की लाइन मेंस वाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था, वहां पर नीचे का जो बेसमेंट है वो भी, है ना, बीच का भी वो भी, ऊपर का भी वो भी, कोनों पोषक स्तर पर कितनी बढ़िया लाइन थी वो, है ना। और ऐसे ही पढ़ करके नहीं मामला बन पाएगा सही, है ना। देखो लाइन पर फिर से आ जाते हैं, वो ये क्या कहना चाहता था। अरे दुई दुई ठू इतना बड़ा वैज्ञानिक कुछ बोला है, छोटी बात बोलेगा, है ना। जैविक संगठन के सभी स्तरों पर जीवन की विविधता, यानी यहां पर गड़बड़ाया तब भी, ऊपर गड़बड़ाया तब भी, बीच में गड़बड़ाया तब भी, है ना।
तो यानी कि इनडायरेक्टली काहे की बात कर रहा है? पारिस्थितिकी सामीकरण की बात कर रहा है। लाइनें तो लिखी होती हैं एनसीईआरटी की, है ना? ये सब कहाँ की लाइनें? सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक। लेकिन उनको समझने की बात होती है, एनसीईआरटी को समझना ही। एक एक लाइन पर 10-10 दिन लेक्चर हो सकता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर 10-10 दिन लेक्चर हो सकता है ना? लेकिन आपको उस पर पीएचडी तो करनी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी, इसमें क्या है? अरे एनसीईआरटी से ही यूपीएससी शुरू होता है, एनसीईआरटी पर ही खत्म हो जाता है। कोई हो तो ढंग का एक्सप्लेन कर ले। एनसीईआरटी तो ये बताता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है सिविल सर्विसेज निकालने के लिए। उसकी लाइनें एक एक किताब हैं, एक एक रिसर्च पेपर हैं, है ना? आ जाते हैं नीचे। चल भाई, आ जा नीचे, है ना? तो पहली लाइन लिखी गई यहां पर, ग्रेडियंट देखा हमने। अब मापन करने चल रहे हैं, है ना? अब इसमें हम तीन तरह से इसका मापन करेंगे। मापन करने के तीन तरीके हैं, है ना? एक है मेजरमेंट करते अल्फा, है ना, जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता, है ना? अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। और देखेंगे एक एक को कि ये क्या होता है। हम्म तीन स्तर हैं जैव विविधता आकलन के। तीन स्तर देखने को मिल रहे हैं। एक हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा। चलिए, यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता को मापती है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम कह दें कि बताओ कि गौरीगंज में कितना तरह के जीव जंतु रहता है ना? कहते हैं अमेठी जिले में कितनी तरह की प्रजातियां हैं, तो ये क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है ये कह रहा बताओ कि अल्फा डाइवर्सिटी अमेठी की कितनी है। ठीक है। फिर कह दे कि बताओ लखनऊ में कितनी तरह की प्रजातियां हैं। तो पूछ रहा है कि ये बताओ अमेठी की अल्फा कितनी है, ऐसे पूछेगा। हम्म ऐसे ही किसी एरिया की कोई पहाड़ कह दीजिए कि बताओ भाई, लेकिन पहाड़ वाला तो गांव में चला जाएगा, नहीं पहाड़ नहीं। ऐसे ही एरिया वाइज एक छोटे से क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संख्या कितनी है, बस वहां पर। उसके बाहर की रेंज से तुलना उलना नहीं करनी है। तुलना कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, है ना? जैसे कह दे कि अमेठी जिला और सुल्तानपुर जिला आपस में लगा हुआ है, पहले एक ही था। हम्म पूछे कि अमेठी की अल्फा कितनी है, तो तुम लोगों के हिसाब से ये बताओ कितनी प्रजातियां होंगी। मानव को एक ही गिनना। मानव पूरी पृथ्वी पर एक प्रजाति है, वो जो अपनी ही प्रजाति में, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से शिशुओं को जन्म दे सके अपने समान, उसे होमो सेपियंस कहते हैं। बाकी की जो प्रजातियां हैं दूसरे जानवरों के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करके तीसरी तरह की प्रजाति पैदा कर सकती हैं। आगे एक चैप्टर है कि प्रजातियां आती कैसे हैं इसी के बाद, है ना? वो देखेंगे कि पृथ्वी पर नई प्रजातियां कैसे आती हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि पुरानी प्रजातियां कैसे जाती हैं। तो ये कोई चिंतक बात नहीं है। नई प्रजातियां तभी आएंगी जब पुरानी जाएंगी, है ना? टेंशन वेंशन नहीं लेने का, है ना? अपने मन से तुम विलोपित ना करने लगो बस। नेचर को भाई उसके हाल पे छोड़ दो, है ना? तो अल्फा जैव विविधता जो होती है, पूछ लेंगे कमेठी की कितनी है, कोई छात्र बता दे। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता, मान लूंगा मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो मैं आप कह दोगे कि सर यहाँ केवल जो है 100 है, तो मैं मान लूंगा, चलो, है ना? पेड़ पौधा सब मिला करके, चलो पेड़ पौधा हम कह रहे हैं हटा दो, है ना? जंतु ही बता दो, बंदर देखते हो, गाय देखते हो, ऐसे करके लगभग मान बहुत लो। सारे होंगे सर। हाँ बहुत सारी है, मतलब कह दो कि 1000, चलो।
ऐसे मान हम्म। लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने ये कह दिया कि 1,000 प्रजातियां हैं, यानी हमने अमेठी की अल्फा बता दिया। सुल्तानपुर की, चलो सुल्तानपुर की बताओ। सुल्तानपुर की कमाई रखना, अपना जिला महान है, ठीक। तो 500। हाँ 500 कर दो, है ना। हाँ 500 कर दिया। तो यहाँ पर सुल्तानपुर की 500 है। तो पूछा जाए सुल्तानपुर की अल्फा कितनी, तो कह दो कि 500। अमेठी कितनी, 1,000, ऐसे, है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। कहीं रहो अपने क्षेत्र का मान सम्मान हमेशा बनाए रखो, उसे हमेशा शीर्ष पर रखो, है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर हाँ देखा गया, ये हो गई अल्फा। तो अल्फा समझ में आ गया। देखो अल्फा विधि एक समुदाय के भीतर छोटे पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रीजनल है, दिस इज द हाईली रीजनल, है ना, पर प्रजातियों की विविधता का वर्णन करती है, आमतौर पर एक पारिस्थितिक के आकार की, है ना। और इसको हमने क्या कहा, इसमें एक चीज लापरवाही, है ना। लापरवाही का मतलब यह है कि हाँ ठीक है, जैसे अभी तुमसे कहे, क्योंकि इसमें तो लापरवाही होगी ही। तुम कितना भी कोशिश कर लो, किसी एक छोटी सी जगह पर भी सही बता ही नहीं सकते। अभी तो कह रहे हैं अमेठी की जितना काउंट कर पाए हो उतना ही जोड़े होगे, है ना। अब जो है, मतलब जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, है ना, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से यहाँ से वो कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनको प्रैक्टिकल में टास्क मिलता है कि तुम जाओ अमेठी क्षेत्र में कोनो गांव चुनो और वहां पर ढूंढो कि कितनी प्रजातियां तुम अपनी आंखों से देखे। तो यहाँ पर लोग जानते हो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तुम तो किए होगे, तुम लोग तो जानते ही होगी अच्छे से, बताने की जरूरत तो है नहीं। कितनी बार फील्ड में निकल करके प्रैक्टिकल किए हो। हम्म। निकालते हैं कोनो किसी दूसरे सीनियर की फाइल और क्या करते हैं, छापम छपाई लगा देते हैं, खुद छापो खुद छापो, है ना। ये कोई तरीका होता है। अरे निकलो, रिसर्च करो, ढूंढो, फिर फाइल बनाओ अपने मन से, कौन करे, है ना। तो सब वही गलत पलतिया जो है, मतलब गलत पतिया ने किसी ने किया ही होगा तो उसने सही ही किया होगा, हम क्या करने जाए, है ना। जिसने आकलन किया, जिसने बताया है, गूगल करिए देखिए अमेठी पे क्या क्या है, सब निकल के आ जाएगा, है ना। अपना अमेठी वैसे किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, आगे इस पर भी बात करेंगे। उत्पादक विविध उत्पादन उपभोग के आधार पर विविधता को भी आकलित किया जाता है। तो अपने यहाँ पर किस चीज के लिए अपना अमेठी विख्यात है। अब देखो यहाँ के लोग उसको नहीं जान रहे हैं, जबकि क्लाइमेटिक उस पे आधार पर मूंज के लिए अपना मेठी पूरे विश्व में विख्यात है। मूंज जानते हो, अब देखो यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। यहीं को होते हुए हमारा अमेठी मूंज के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। कौन लिखा है, राहुल गांधी के लिए जाना जाता है अमेठी। राहुल गांधी जो है अपने अमेठी मतलब मानव ही तो है ना। यहाँ पर प्रजाति की बात करा जा रहा है, तो मूंज, है ना, तो इसके लिए विख्यात है। बहुत बड़ा पैमाने पर मूंज का उत्पादन क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर है। मूंज से क्या बनता है, मूंज तुम लोग पता नहीं देखे भी नहीं हो क्या भाई। अब मुझे लगता है खुद ही खेती भी करवानी पड़ेगी मूंज वूंज की, लोगों को पकड़ करके दो चार किसान। नहीं पता सर क्या होता है ये। सोचिए, और ये अपने यहाँ का है, अगर विश्व में किसी से पूछोगे कोई कपड़ा और उस तरह के टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों का, आर यू फ्रॉम अमेठी, ओहो योर रीजन इज फेमस फॉर द मूंज, मूंज के नाम से इसे जाना है, मूंज का वो जानता है विदेश वाला, है ना। और हम नहीं जानता इधर का, है ना। हम जब बचपन में थे तो अपने क्षेत्र में भी मूंज खूब उगता था, और लोग घरों में बैठ करके उसका कताई बुनाई करते रहते थे। अब क्या हो गया पता नहीं कैसे, क्या हो गया कि सब केवल धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं, है ना। अरहर भी उगना बंद हो गई। अपना जो जमीन है अमेठी का जो सॉइल है ना, दोमट मिट्टी है ना,
बलुआपन है हालांकि मिट्टी में आपके, है ना। तो उस मिट्टी में आलू का उत्पादन बढ़िया हो गया, अरहर का यहाँ अच्छा उत्पादन हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे सब कम होता चला जा रहा है। एक ही तरह की फसलें यहाँ पर उगाई जाने लगी हैं, और यही कारण है कि किसान नुकसान में जा रहा है ना। जैसे अगर कहा जाए जूट का उत्पादन कौन सा एरिया विख्यात है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे उपभोग वाला है, उसमें हम देखेंगे विविधता का तो क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये आप समझोगे। देखो ये सब जो पढ़ते हो इससे आर्थिक ढांचे में सुधार होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस जगह पर, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सिंगर है, और हम उससे करवा रहे हो डांस, है ना। कौन है वो, हालांकि हिमेश रेशमिया का नाम नहीं लूंगा, वो तो कुछ करवा लो उनसे, खुद ही डायरेक्टर बन जाता है, खुद एक्टर बन जाते हैं वो महान है ना। लियोनार्डो दा विंची के अवतार हैं वो, है ना। 16 कलाओं से युक्त है। हम हिमेश साहब की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जैसे किसी दूसरे की बात कर लें, उसको हम डांस करवाने लगे तो कहाँ अच्छा डांस कर पाएगा? एक बढ़िया सिंगर अच्छा डांस कर पाएगा या अच्छा डांसर सिंगिंग कर पाएगा, है ना। तो लेकिन कोशिश करवा रहे हो तो प्रोडक्ट तो जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें ये पता हो हाय राम ये तो सिंगर था, अब उसको सिंगिंग मंच पे खड़ा कर दो, देखो मेडल लेके आएगा, बढ़िया नाम करेगा। तो हम लोगों का जो एरिया है जिन फसलों के लिए अच्छा है, वो जाने, वो कैसे जानेंगे? जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे कि यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन किस चीज के लिए बेहतर है, इसलिए स्टडी की जाती है ना। ताकि हम जहां के लिए जो सुटेबल है वहां वही उगाएं तो बेहतर उगेगा, और फिर किसान उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिक तरह की चीजें बनेंगी जो उसी से बन रही होंगी, और उनकी मांग अगर इंटरनेशनल हो जाए तो भर भर के पैसा आए। जैसे असम में चाय को खरपतवार समझते थे, ये अंग्रेज लोग आए कहे हाय राम इसे तो, इसको तो खरपतवार ये तो पी जाती है ना। और उसको ले जाके विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। देखो असामी चाय की मोनोपोली हो गई दुनिया में, टीमानिया की घटना घटित हुई थी। पूरी दुनिया पर असम की चाय राज करती है आज भी। और हमारे यहाँ में ठीक है, ये किसान लोग ऐसा गड़बड़ी किया कि मूंज एकदम गायब हो गया, है ना। खैर आगे देखते हैं भाई, है ना। तो अल्फा विविधता समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ पहले। ये जैसे हमारे अमेठी की मूंज, ये भी अल्फा में आएगी, हाँ यहाँ है, यहाँ पाई जाती है। लेकिन एक को इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए आगे इसी में आजेगी की चैप्टर में इसको भी हम लोगों को देखना है। अगली बात आती है बीटा, है ना। बीटा जैव विविधता, इसमें कह दिया जाए कि अंतर बताओ। अब दो एरिया के बीच जो प्रजातियों में अंतर है ना। सुल्तानपुर में जैव विविधता है 500, और अपने यहाँ है 1000, है ना। तो अब इन दोनों के बीच जैव विविधता का जो अंतर है, दो समुदायों या दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन का माप, है ना। तो अगर हम निकालेंगे इन दोनों के बीच, बीटा अमेठी और सुल्तानपुर के बीच, तो कितनी आएगी? 500 आएगी कि नहीं? आएगी। अगर मान लो अमेठी और सुल्तानपुर एक ही अलग हुए हैं, हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल बाउंड्री ले रहे हैं, है ना। इसको हम जियोग्राफिकल बाउंड्री लेकर के भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्री लेकर के मेजरमेंट करते हैं, ये भी होता है। और ज्यादा यही हो रहा है क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो महाविद्यालय हैं, इसमें भूमिका निभा रहे हैं। मैं महाविद्यालयों को ये सजेशन दूंगा चाहूंगा
है ना, कि वो जिस तरह से ये लोगों को प्रैक्टिकल की फाइल उठा करके दे देते हैं कि लो इसको छापवा लेना, ये करना बंद करें। है ना, आप लोग अगर सेलेक्ट हो जाते हो, अधिकारी बनते हो, तो इस चीज पर रोक लगाना, नहीं तो नए चीजें खोज नहीं पाएंगे। महाविद्यालय के छात्र जो भूगोल और पर्यावरण जैसे प्रैक्टिकल विषय लिए हैं, उनको फील्ड में उतारें। वो जा करके अपने क्षेत्र में घूमें, देखें, प्रजातियों की फोटो खींचें, काउंट करें कि अपने 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 गांव में काउंट करें कि कितनी तरह की प्रजातियां वो देख पाए हैं। तो कुछ तुम खोजोगे, कुछ दूसरा खोजेगा, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, कुछ अगले को दिखेगा, तो एक कलेक्टिव जो उसका बनता है ना, वो आपको मिलेगा कितनी प्रजातियां हैं भाई। हमको बिल्कुल ये पसंद नहीं आता जो प्रैक्टिकल इस तरह से वो खुद विद्यालय वाला फाइल भेजता है कि लो तुम लोग छाप के देना। ये क्या मतलब है प्रैक्टिकल कराने का? खत्म ही कर दो ना फिर विषय। अच्छा आप बताइए, आप लोगों को आराम तो है, ग्रेजुएशन और एमए कर लेने में इस तरह से बड़ा मजा आ गई कि नहीं निकलना पड़ा, क्या ये ठीक है? क्या सरकार जिस काम के लिए ऐसा करा रही है वो सही है, हो रहा है? पढ़ाई क्यों करते हैं? आईएएस बनते हैं तो क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? ताकि आप लोगों को ही तो ये सब चीजें रोक लगानी है, आप लोगों को ही तो देख करके सही करना है। हम्म। कैसे जानेंगे कि सुल्तानपुर और अमेठी में कुछ अंतर हुआ? आज के 1000 साल पहले क्या था? उतनी जरूरत नहीं है, 50 साल पहले क्या था, कुछ परिवर्तन हुआ देखना हो। नहीं, 50 साल पहले अगर किसी ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी और जो जो जीवधारी उसमें लिखा होगा, आगे की 200 पीढ़ी तक वही रहेगा। क्या सच बात रहेगा? लेकिन तुम प्रैक्टिकल फाइल वही छापते चले जाओगे, नए अनुसंधान नहीं करोगे, तो कभी नहीं पता चल पाएगा कि अल्फा यहाँ की क्या है उस समय और बीटा यहाँ की क्या है इस समय। कैसे जानोगे कि हम, और पता चला सुल्तानपुर 200 साल में आगे चला गया, उसकी जैव विविधता हो गई है 2000, लेकिन तुम जो अपना प्रैक्टिकल फाइल लगाओगे उसमें क्या लिखोगे? 500 पे माइनस रखोगे उसको हमेशा, क्योंकि तुम्हारे परदादा ने फाइल लिखी थी और उसमें बताया था कि बीटा बायोडायवर्सिटी बिटवीन अमेठी एंड सुल्तानपुर इज 500 एंड द ग्रेडियंट टुवर्ड द सुल्तानपुर। ऐसे बताएगा कि ग्रेडियंट सुल्तानपुर की तरफ है, ढाल, मतलब कि यहाँ पर दिखा देगा कि आप शीर्ष पर है अमेठी और सुल्तानपुर नीचे की तरफ है, 500 का माइनस है बीटा, है ना, ऐसे बोलेगा। लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि 500 200 साल में तो भाई सुल्तानपुर टॉप कर गया, वहां की जैव विविधता हो गई है क्या कहते हैं 500, मतलब 2000। तो वो तो ढाल अब उल्टी हो चुकी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि निकलो, देखो, है ना, काउंट करो। और ये खुद नहीं करेंगे छात्र, ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है, जिसका वो अपनी भली भांत निर्वहन नहीं कर रहे हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको करना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। अब हम भौगोलिक सीमा ले लें। तो जैसे नदी बह रही है ना, पर्वत श्रृंखला है, तो अब क्या है, ये क्या भौगोलिक बाधा, भौगोलिक बाधा नहीं, भौगोलिक सीमा, तो उनके दोनों के बीच में जो जैव विविधता का अंतर है वो। हाँ, ठीक है, तो अब समझ में आई बात कि बीटा का होती है भाई। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। हम्म। अच्छा, जो है, तुम लोग अपने समय में, हम नाम वाम नहीं पूछ रहे हैं कौन हो क्या हो, मैं इसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि आपके भी महाविद्यालय में ऐसे ही हुआ होगा ना प्रैक्टिकल? हम नाम नहीं पूछेंगे महाविद्यालय का, लेना, यस सर हुआ है। लेना भी नहीं, है ना, यहाँ पर किसी का विद्यालय का नाम नहीं लेना, लेकिन हुआ ऐसे ही होगा ना जैसे मैं बता रहा हूँ। यस सर हुआ है, ऐसे ही हुआ है एकदम। हम्म। और इसमें आराम भी रहता है ना सबको।
यस सर, वही फाइल दे देंगे, वही को उतार के लिख के दे दो। हम्म। चलिए, तो आप लोग जब जाएंगे ना, हमारे जो स्टूडेंट जब सिस्टम में जाएंगे तब क्रांति लाएंगे। ठीक है। चलिए आगे। गामा विविधता। बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे पूरा पूरा पहाड़े उठा लो, हिमालय की पूछ ले, थार मरुस्थल की पूछ ले, पूरा का पूरा, पूरा पूरा एक बायोम का पूछ ले, समेकित जैव विविधता, तो उसे कहेंगे गामा बायोडायवर्सिटी। सबसे लार्ज स्केल का यही होती है, लार्जेस्ट मेजरमेंट जो होता है, सबसे बड़ा पैमाना यही है। इसमें पूरा पूरा बायोम यानी जियोम, एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र का, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, संपूर्ण ढलान, समुद्र तट, हाँ, संपूर्ण तटीय क्षेत्र हो गया, हिमालय, थार, हम्म, तो इस तरह थार मरुस्थल यानी इस तरह का, गंगा का मैदान कितना, तो आप गंगा का मैदान उठा लिया तो उसमें नदी भी है तो उसका भी जोड़ो, उसमें झील है, तालाब है तो उसका भी जोड़ो, घास भूमि है तो उसका भी जोड़ो, जंगल है तो उसका भी जोड़ो, सब जोड़ करके बता दो फिर। यानी कि ये एक बहुत बृहद इकाई है। और इसमें ये नहीं है कि तालाब को इग्नोर करेंगे, नदी को इग्नोर कर देंगे, नहीं, जितना कुछ उसके अंतर्गत आएगा सब जोड़ लेंगे। पहाड़ से नदी उतर रही उसका भी जोड़िए, हम्म, सब जोड़ी जाएगी इसमें, गामा में। ठीक है। अब समझ गए कि क्या है अल्फा, बीटा और गामा। जब सर अल्फा जो है वो इसी का छोटा रूप ही तो है गामा का। बहुत अच्छा डाउट है आपका। ऐसे डाउट जो है तब आते हैं जब चीजें समझ में आ रही हैं। देखते हैं कि है कि नहीं। अल्फा गामा का तो अल्फा और गामा में अंतर क्या रह जाएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है, देखिए अंतर क्या रह जाएगा, है ना? जैसे अल्फा की बात किया, है ना, अल्फा जो बायोडायवर्सिटी थी, ये हाईली रीजनल है, देशज, देशज तो नहीं कह सकते, स्थानीय, बहुत ज्यादा स्थानीय है। और ये इसका प्रयोग राजनैतिक, सुनो, भू राजनैतिक, भू राजनैतिक आकलन, सॉरी, भू राजनैतिक जैव विविधता आकलन के आधार के स्रोत में किया जा, आधार के रूप में किया जाता है। ठीक। तो जो वहां पर हमेशा ही पाई जाती, जैसे अब इसमें इग्नोर करेंगे बहुत सारी चीजों को, अल्फा में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करेंगे। जैसे अब इसमें नदी कोई बह रही है ना, यहां से, तो अब उसको, वो नदी अमेठी और सुल्तानपुर दोनों से हो करके जा रही थी, वही नदी वहां लखनऊ से भी आ रही थी, है ना? तो अब ये इसमें उस नदी को की जो बायोडायवर्सिटी है उसको माइनस करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो उस जगह की, जैसे मान लो, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा तुमने। अब मान लो कि एक ठो डाल्फिन है ना, डाल्फिन, गंगा नदी की डाल्फिन, है ना? अब वो डाल्फिन नदी में पाई जाती है, अब वो नदी होकर के मान लो आपके जिले से होकर के जा रही हो, हम्म, तो अब अगर कह दिया जाए
थोड़ी देर के लिए मान लो आपके यहाँ यहाँ पर तो कौन सी नदी अपने यहाँ मीठी जाती बताइए जरा। गंगा जी तो नहीं जाती। कौन सी जाती? कोई नदी जाती है अपने यहाँ से? हम अमेठी वालों को नदी ना मिली का? हम लोगों को नहर मिली है ना। शारदा सहायक। तो यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन है ना। तो अब डॉल्फिन को तुम जोड़ोगे क्या अमेठी में? अगर मान लो जा रही है, जोड़ोगे? थोड़ी देर के लिए मान लो कोनो नदी है जो जा रही है, पूरा आ रही उधर से और निकल के जा रही है, जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। अल्फा में इसको नहीं जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो आ रही है तो जा रही है। ठीक है, इस पारिस्थितिक तंत्र में नहीं जोड़ते हैं, गामा में लेकिन जोड़ लेंगे। ठीक है। जो डायरेक्शनल चेंज है बायोडायवर्सिटी में वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए अल्फा शुद्ध बता रहा है कि जो पक्का आपके यहाँ का हाई है। अब कुछ आइडिया लगा? लगा क्या? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, थोड़ा बहुत में मजा नहीं आया, और तरीका निकालते हैं, है ना। जैसे सविता हो और तुम दोनों लोगों से पूछे, मान लो सविता है सुल्तानपुर की और तुम हो अमेठी की, है ना। यह सविता, तनु, हम्म। अब मान लो कोई नहर है चली आ रही, चलो नहर जोड़ लो, जो अमेठी जाती है लेकिन सुल्तानपुर से नहीं जाती, है ना। वो नहर सुल्तानपुर से नहीं जाती लेकिन अमेठी जाती। हमने इनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ की अल्फा क्या है, तो इन्होंने बताया 500। हमने पूछा था तुम बताओ, तुमने कहा 2500। तो इन्होंने तुरंत कहा कि अरे सर ये झूठ बोल रही है ना, इसका कैसे हुआ 2500? तो कहोगी कि जो है 1000 तो हमारा जमीन पर ही है। कहेगी बाकी 1500 कहाँ से आया? तो वो आता है ना, हमारा यहाँ से नदी जा रही, नहर जा रही, उसमें पाया जाता है सब, है ना। तो कहीं सर ये गलत है ना। केवल जमीन जमीन का पूछिए इनसे, तब फिर तुम कहे हम तुम्हारा कैंसिल आउट कहेंगे, पर हम कहे भाई 1500 तुम्हारा फिक्स थोड़ी ना है, माना नहीं जाएगा, है ना। तुम्हारा हम जो रीजनल रीजनल है वो बात करेंगे, 1000 तुम्हारा है, इनका 500 है। तुम्हारी अल्फा ये है, इनकी अल्फा ये है। अब समझ में आई बात कि नहीं? आया क्या? हाँ सर। चलो इस फोटो में देखो, फोटो बड़ा फैल गया। ठीक है, ये देखिए, तीनों ही जरूरी है। देखो अल्फा अल्फा क्या है, जैसे ये को कर लो, इसको हम लोग कर लेते हैं अमेठी, इसको कर लें सुल्तानपुर, इसको कर लें प्रतापगढ़। ठीक, इसका इसका अपना कर लेते हैं हम लोग को, क्योंकि अमेठी के हैं तो हमको हमेशा ज्यादा ही रखना है अपने आप को। ठीक, 2500 रख लेते हैं इसको, इसको कर लेते हैं वही, अब बदल लेते हैं, थोड़ा 1000 कर दो, बढ़ा दो, नहीं तो सुल्तानपुर वाले जो है गुस्सा आने लगेंगे, है ना। तो और इधर प्रतापगढ़ का कर लो कितना, इधर औरा औरा कुछ ज्यादा पाया जाता, 1500 कर दो इन लोगों का, है ना। तो अब यहाँ पर देखो चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो बीटा निकाल लो। अगर अमेठी और प्रतापगढ़ के बीच अल्फा पूछोगे तो सबका निकल आया कि हाँ भाई यहाँ 2500 प्रजातियां हैं जो यहीं की हैं। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, किस चीज का ध्यान रखना है, देशजता जो वहीं की हो। अगर कोई बंदा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अल्फा में कोई बंदा उत्तराखंड का खरगोश लाके पाला है ना,
कोनो विदेशी फूल ला के लगाया है अपने घर में, तो वो काउंट नहीं होगा। याद रखना, गैर देशज प्रजातियां नहीं जोड़ेंगे। गैर देशज प्रजातियां नहीं जोड़ी जाती हैं। भाई मान लो तुम उठा लाए कि उधर का अमेरिका का एक ठो कछुआ यहाँ लाए हो, तो वो थोड़ी न जोड़ेंगे, है ना। जो यहीं का हो, तो 2500 इसकी है अपने यहाँ की, है ना। और इनके यहाँ तो अब कह दें कि अल्फा कितनी है, बता दिया। अब कह दें कि प्रतापगढ़ और अमेठी के बीच बीटा कितनी है, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई। 1000 बच रहा है सर। हाँ 1000 हो जाएगी, नहीं हाँ ठीक है, 1000 हो जाएगी। बीटा क्या हो गई इसकी, 1000, बीटा 1। और इसके दोनों के बीच कर लेंगे, अमेठी सुल्तानपुर के बीच बीटा। तुम लोगों को पूरा प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं मैं, समझ लो एक तरह से, बारीकी से इसको समझो कि ये चीजें क्या है। तो कभी तुमको पेपर में कैसे भी क्वेश्चन घुमा ले, घुमा के दिखाए, है ना, तुम जड़ जानते हो, है ना। 1500 होगा। हाँ ठीक है, 1500 हो गया, है ना। और इधर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की बीटा, बराबर होगा सर। नहीं, हाँ 500। 500 है सर। 500, 500 है, अच्छा 500 है, ठीक। अब पूरा पूछ लें, है ना, गामा कर दो इसको, इधर कर दो, है ना, कितना टोटल है बायोडायवर्सिटी। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, अब वहीं पर आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर जो दिक्कत आएगी, उसी से आपने जो डाउट पूछा था अंत में मर जाएगा। जैसे अमेठी की 2500, सुल्तानपुर की 1000 और प्रतापगढ़ की कितना था भाई, 1500 था, है ना। तो गामा तुम कह दोगे कि टोटल जोड़ करके कितना हो गई, 5000। 2500 प्लस 1000 प्लस प्लस कितना, 1500। 1500, तो कितना आ गया, 5000। ये हाँ। उत्तर गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इसमें हाँ, नदी वदी नहीं जुड़ी है, पहाड़ नहीं जुड़ा है। अगर हम मान लो रीजनल भी ले रहे हैं, हाँ नदी का नहीं जोड़ा गया है अलग अलग, और उसका भी ठीक है। और एक दिक्कत है, और एक दिक्कत है, मान लो हो सकता है कोई पहाड़ हो, कामन हो, इधर भी हो इधर भी हो, है ना, तो इसलिए नहीं जोड़े हैं। नदी है चली जा रही उधर से, इधर से भी चली जा रही, नहीं जोड़े। इसमें एक दिक्कत ये है कि तुम, हो सकता है, हो नहीं, ऐसा होता ही है कि कॉमन स्पेसीज इशूज यहाँ आएगा। अभी इस तरह से जोड़ के 5000 प्रजाति बता दिए हो, और लेकिन अमेठी में जोड़े कौन कौन से थे 2500 में, तो पता चला कि 1500 तो वही हैं जो प्रतापगढ़ में थी, है ना, या 500 वही हैं जो प्रतापगढ़ में थी। तो वो कॉमन हो गया, तो उसको हम एक बार में जोड़ेंगे। जो जो यहाँ यहाँ और यहाँ पर सेम है, उसको एक बार में जोड़ेंगे, उसको एक काउंट करेंगे। भाई वही बंदर अमेठी, वही सुल्तानपुर, और वही, तो उसको हम 3 क्यों जोड़ेंगे। अब कुछ क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। एक दो बार रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग तो दी ही नहीं जा रही, बंद कर दी गई, ठीक है, नहीं दी जाएगी। क्लास में ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। आगे देखें, एक या दो स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है, पूरी दुनिया जान रही है इस बात को, है ना। क्या कर दे रहा है मानव, दोहन कर रहा है। देखो मानव बड़ी बुराई, भरसक कौन कर रहा है, स्वयं मानव, है ना। मानव ही बुराई कर रहा है, मानव ही सुन रहा है, मैं भी मानव तुम भी मानव, हम लोग मिल करके मानव के ही कुकृत्यों की बुराई कर रहे हैं। जंगल की जगह खेत बना डाला है ना, शहर बना डाला, सड़क बना डाला, ये सब कर डाला,
इसी कारण सब ये सब खराब हो जा रहा है। तो ठीक है भाई, इस तरह से आज का चैप्टर हम लोगों का जैव विविधता का आकलन खत्म हुआ। अब हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे जैव विविधता का उपभोग। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो भी है। थोड़ा सा मैंने आज भी उसके बारे में बता भी दिया था, जो मूंजे का एग्जाम्पल लिया था वो उसी चैप्टर से कनेक्ट करेगा। कल देखेंगे कि आर्थिक उपयोग किस तरह से जैव विविधता के रिसोर्सेज का हम करते हैं। मानव जीवन जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे हम अमीर हो जाते हैं, जरूरी है ना, पढ़ना। तो हम लोग कल के चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल तो टेस्ट है। हाँ, तो परसों पढ़ लेंगे। सर आप क्या दिए, वर्ल्ड या इंडियन जाओ ज्योग्राफी?